दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हमारे साइट से जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात कर रहे हैं जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 7 है। यहाँ छोटे अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो तरह के प्रोग्राम है, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है, हमने इसको 16 घंटा के अंदर आप एक पेपर मतलब बहुत आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। और करने का मतलब एक आराम से पेपर को पास कर पाएंगे, यानी महज अगर एक दिन भी अगर आप समय देते हैं आराम से पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं अगर आप 55-60% नंबर बहुत आसानी से लाया जा सकता है। दूसरा पेपर है आपका इन डेप्थ वीडियो, अगर इसको करते हैं तो 5 दिन का समय आपको कम से कम देना होगा। और ये करने का मतलब 75% का नंबर आप टारगेट करके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी 6 महीने की हो जाएगी, और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये से दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये से दाम 1200 रुपये। कॉमन पे करेंगे दाम 2000 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, सबसे पहला सवाल है, एज पर एक्सटेंड रूल्स ऑफ फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY with effect from June 1, 2016, the claims for death which occur during the first dash days from the date of enrollment will not be paid। बोलता है जो एक्सटेंट है, जो भी रूल है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PMJJBY बताते हैं, जो लागू हुआ 1 जून 2016 से। अगर कोई मर जाता है, ठीक है, तो क्या है, अगर कोई मर जाता है, ठीक है, यहाँ पे पढ़िएगा, अगर कोई क्लेम हो गया डेथ का जो कि ऑकर होता है इनरोलमेंट के कितने दिन के अंदर अंदर, तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। क्या है, पैसे नहीं मिलेंगे, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन दिया है 15 दिन, बी ऑप्शन दिया 30 दिन, सी ऑप्शन है 45 दिन, डी ऑप्शन है 60 दिन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 60 डेज, सॉरी यहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा 45 डेज। ठीक है, नॉट 6 डेज, सही ऑप्शन हो जाएगा 45 डेज तक। ठीक है, आपको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपकी मृत्यु हो गई तो। सूर्य के 45 दिन, सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 2, all scheduled commercial banks are required to inevitably upload the KYC data pertaining to all new individuals accounts open on or after with सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री इमीडिएटली। बोलते जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SCB बोलते हैं, उन्हें अपलोड करना पड़ेगा KYC की डेटा सारे इंडिविजुअल अकाउंट्स की, जो कि ओपन किया गया होगा कब से, ऑन और आफ्टर है, मतलब कब से लागू हो जाएगा ये। कहाँ अपलोड करना है, सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री में तुरंत से। ए ऑप्शन है 1/1/2017, बी ऑप्शन है 1/3/2017, सी ऑप्शन 1/4/2017, डी ऑप्शन 1/7/2017। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/1/2017। क्वेश्चन नंबर 3 है, नो योर कस्टमर KYC गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय RBI। ठीक है, नो योर कस्टमर्स गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय RBI। ए ऑप्शन है अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949, बी ऑप्शन है रूल 914 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सी ऑप्शन है अंडर सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। सही सही इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। हमें नो योर कस्टमर का गाइडलाइंस जानना है, जो कि RBI के साइड से इशू किया गया है, तो किसके दायरे में आता है, बेसिकली सवाल ये था। अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट आता है 1949, बी ऑप्शन रूल 9 ऑफ 14 ऑफ प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आता है, सी ऑप्शन है अंडर सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट आता है 2007 का, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। देखिए इस सिचुएशन में आप क्या समझ पा रहे हैं, आपको लग रहा हो KYC कोई गाइडलाइंस है? जी नहीं, KYC पहली बात है कोई लॉ नहीं है, ये सारी क्या कानून है नीचे दिया हुआ। ठीक है, पहली बात है KYC के नाम का कोई लॉ नहीं है, यानी नो लॉ। ठीक है, कानूनी नहीं है। ठीक है, बस हाँ इसका एक गाइडलाइंस है, ये क्या गाइडलाइंस, ऐसा ऐसा करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है, बस गाइडलाइंस है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि KYC जो है, ये जो इशू किया गया है RBI के साथ, ठीक है, बेसिकली गाइडलाइंस है, बट किसी एक्ट में नहीं है ये, बट ये एक रूल नंबर 9 में डाला हुआ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा है अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट में। इन दोनों के कानून में यह है, ठीक है, बट इसके लिए कोई अलग सा कोई कानून नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए कोई अलग सा कानून नहीं बनाया गया है। जो RBI रेगुलेशन एक्ट है और रूल नंबर 9 है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें बताया जाता है कि अपने कस्टमर को जानने के बारे में। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी।
Question number 4. Under KYC, in case of company, the beneficial owner is a natural person who has a controlling ownership interest or who exercises control of more than dash percentage of shares और कैपिटल और प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। बोलते जो केवाईसी के तहत जहाँ कंपनी का केस आ रहा है, जो बेनिफिशियल ओनर है कोई नहीं, ठीक है, केवाईसी के तहत क्या आ रहा है, जो भी कंपनी का केस है, जो बेनिफिशियल ओनर है वो क्या है, नेचुरल पर्सन है, यानी हम आप जैसे इंसान है, जो कि कंट्रोलिंग करता है ओनरशिप का इंटरेस्ट और ये एक्सरसाइज करता है कंट्रोल मोर देन कितना परसेंट से ऑफ शेयर्स और कैपिटल और प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो कितना परसेंट से करना होगा जहाँ पर कंट्रोल कर सकेगा ओनरशिप, समझिएगा, हु हैज़ ए कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट। तो इसके लिए कम से कम आपको यहाँ पे 25% का स्टेक लेना होगा, तब आप कर सकते हैं, ठीक है। कितना, 25%, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर KYC, in case of partnership from the beneficial owner is the natural person who is controlling ownership interest or who exercises control of more than dash percentage of the capital और प्रॉफिट्स। बोलते हैं जो KYC के तहत जहाँ पार्टनरशिप फर्म की बात आ गई, जो बेनिफिशियल ओनर है वो हमारा जैसा इंसान नेचुरल पर्सन है और उसका कंट्रोलिंग ओनरशिप का इंटरेस्ट है, या बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज करता है कंट्रोल, बट कितना परसेंट से ज़्यादा ओनरशिप होनी चाहिए इसमें। ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 15%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन है 25%। देखिए जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे 15% ही काम करता है, कितना, 15% या इससे ज़्यादा है तो नेचुरल सी बात है आपके पास कंट्रोल आ जाती है ओनरशिप का। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर KYC, इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, द बेनिफिशियल ओनर इज अ नेचुरल पर्सन हु इज कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट और हु एक्सरसाइजेज कंट्रोल ऑफ मोर देन डैश परसेंटेज और प्रॉपर्टी और कैपिटल और प्रॉफिट्स। अब बोलता है जो KYC के तहत बताया गया है, जो आपका अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, जहाँ जो बेनिफिशियल ओनर है वह नेचुरल सी बात है, नेचुरल पर्सन है जिसके पास कंट्रोलिंग ओनरशिप का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, या जो कंट्रोल करना चाहता है, कितने से ज़्यादा परसेंटेज होगा तो कर पाएगा वो। ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 15%, सी ऑप्शन है 20%, डी ऑप्शन 25%। इस केस में भी सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 15%, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, अंडर KYC रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर बोथ द पर्पसेस, नेमली आइडेंटिटी प्रूफ एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, एज इट डज नॉट कंटेन एड्रेस डिटेल्स। अब समझिए क्या बोलता है जो, और उसके बाद है फर्स्ट पॉइंट है पासपोर्ट, दूसरा पॉइंट ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा पॉइंट है परमानेंट अकाउंट एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, चौथा है वोटर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पांचवा जॉब लेटर कार्ड इशूड बाय नरेगा ड्यूली साइंड बाय एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सिक्स ऑप्शन है लेटर इशूड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम, एड्रेस एंड आधार नंबर। समझते हैं इसको फिर से। बोलता है जो KYC का गाइडलाइंस है, ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा कौन सा एक जो डॉक्यूमेंट है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ठीक है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा दोनों काम के लिए। देखिए शब्द को बहुत ध्यान से, बहुत पर्पसेस क्या चीज़ के लिए है, एक तो काम करेगा आपका आइडेंटिटी प्रूफ में, प्लस यहाँ पे प्लस लगाइए प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी वो काम आना चाहिए आपका, ठीक है, जहाँ पे दोनों जगह वो काम होना चाहिए। बट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे किसी प्रकार का एड्रेस उसमें मेंशन्ड नहीं है, तो पासपोर्ट हो गया पहला पॉइंट, तो पासपोर्ट में एड्रेस भी रहता है, फ़ोटो भी रहता है, आइडेंटिटी प्रूफ तो है। दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस पे भी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ रहती है, फ़ोटो रहता है, एड्रेस रहता है। पैन कार्ड में नहीं रहता है, खाली फ़ोटो रहता है, एड्रेस नहीं रहता है। वोटर आइडेंटिटी कार्ड में भी फ़ोटो रहता है और आईडी एड्रेस रहता है। जॉब नरेगा कार्ड में फ़ोटो रहता है और एड्रेस रहता है। लेटर इशूड बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधार नंबर, इसमें भी फ़ोटो रहता है और आधार नंबर, फ़ोटो के साथ साथ आपकी वो बनी रहती है, एड्रेस भी रहती है। अब पूछ रहा है कौन सा नहीं है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट दोनों पर्पस के लिए, आइडेंटिटी का भी काम करे, प्रूफ का भी काम करे। तो ये ऑप्शन 3, 5, 6, बी ऑप्शन है 3 and 6, सी ऑप्शन है ओनली 3 ओनली, डी ऑप्शन ऑफ द अबव। देखिए हम यहाँ जब बात करेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर में, तो सबसे बड़ी बात क्या, एड्रेस के रूप में तो काम नहीं करता है, बट खाली आइडेंटिटी के रूप में काम करता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर KYC पर्पस वेट सिंप्लीफाइड मेजर्स आर अप्लाइड
for verifying the guidelines of the customer's utility bill which is not more than dash months old of any services provided electricity, telephone, postpaid, mobile phone, piped gas, water bill shall be deemed to be OBD। जहाँ हमारा पर्पस है KYC गाइडलाइंस का सिंप्लीफाइड मेजर्स आप लेंगे जो कि अप्लाई किया जा सकता है, जहाँ वेरीफाई करेंगे एंटिटी को, कस्टमर्स की यूटिलिटी बिल को, जो कि नॉट मोर देन कितना पुराना होना चाहिए, मंथ्स ओल्ड, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के लिए, ठीक है। जैसे टेलीफोन बिल है, पोस्टपेड मोबाइल फ़ोन बिल है, पाइप्ड गैस बिल है, वाटर बिल है, जिसको मानिंग ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कितने समय पुराना होना चाहिए। ए ऑप्शन 1 मंथ, बी ऑप्शन 2 मंथ, सी ऑप्शन 3 मंथ, डी ऑप्शन है 6 मंथ। बताइए सही ऑप्शन। इस केस में जब आप ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट मांगते हैं यूटिलिटी बिल को, जब वेरीफाई करेंगे, इस केस में किसी भी हाल में आपका वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 2 मंथ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द पर्पस ऑफ स्मॉल अकाउंट अंडर KYC विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज करेक्टली स्टेटेड। हम यहाँ बात कर रहे हैं जो जिस पर्पस के लिए स्मॉल अकाउंट खोला जाता है KYC के तहत, उसमें से कौन सी कंडीशन इसमें सही सही बताई हुई है, ये आपको पूछ रहा है एग्जाम में, ठीक है। ए ऑप्शन, एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट्स इन फाइनेंशियल ईयर डजंट एक्सीड ₹50,000। बोलता है जो टोटल होगा सारे क्रेडिट्स का किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, वो आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए 50,000 रुपये से ज़्यादा। बी ऑप्शन, द एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉल्स एंड ट्रांसफर्स इन मंथ डज नॉट एक्सीड ₹1000। बोलता है एग्रीगेट एंड टोटल जो हो जाएगा सारे विड्रॉल्स का और ट्रांसफ़र किसी मंथ का, वो क्या होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए 10,000 रुपये से। फिर है सी ऑप्शन, द बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डज नॉट एक्सीड ₹1,00,000। बैलेंस जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सीड नहीं करना चाहिए 1,00,000 रुपये से ज़्यादा। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सारे ऑप्शन इसमें से कोई भी सही नहीं है। देखिए जो एग्रीगेट होगा सारा विड्रॉल का, ट्रांसफर्स का, किसी भी महीने की आप बात कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए था आपका, वो होना चाहिए था आपका 10,000 रुपये, जो बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे जैसे सारा क्रेडिट एक फाइनेंशियल में, यहाँ 50,000 नहीं है, यहाँ पे 1,00,000 रुपये है, ठीक है। इसको अगर 1,00,000 रहता तो ये सही होता, और यहाँ किसी पॉइंट ऑफ टाइम में 1,00,000 नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था 50,000 रुपये, ठीक है। तो ये भी सही होता, बट चूंकि ऑप्शन था नहीं तो अपने पास बी ऑप्शन ही बचा था, जहाँ आप सारा विड्रॉल ट्रांसफर एक महीने में 10,000 ज़्यादा नहीं कर सकते, तो बात सही है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स मीन्स रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स सेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स साइंड बाई इंडिया automatically exchange information article 6 based on article 6 of the convention on mutual administrative assistance in tax matter relating to the bank accounts of। अब यहाँ बोला गया है कि आपका देखेंगे तो कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, जहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, जो कि साइन करता है भारत, ऑटोमेटिकली एक्सचेंज की जाती है इन्फॉर्मेशन, जो बेस्ड होगा किसके ऊपर, आर्टिकल 6 के ऊपर। समझिएगा बात को, आर्टिकल 6 के ऊपर जो है कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन टैक्स मैटर, जो रिलेट करता है बैंक अकाउंट्स में। ये ऑप्शन है यूरोपियन सिटीजन्स ओनली, केवल यूरोपियन सिटीजन्स के लिए। बी ऑप्शन यूएस सिटीजन्स। सी ऑप्शन है सिटीजन्स ऑफ ऑल कंट्री, सारे देश के नागरिकों के लिए, सारी दुनिया भर की जो कंट्री सभी नागरिकों के लिए। डी ऑप्शन सिटीजन्स ऑफ कंट्रीज अदर देन यूएसए की कंट्री को के नागरिकों को छोड़ के बाकी सारी दुनिया के नागरिकों के लिए। तो ये बात है डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी सिटीजन जो जाएंगे सारी कंट्रीज़ का अदर देन यूएसए, डी ऑप्शन। हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि आप इस कोर्स को आराम से 16 घंटा के अंदर ही कंप्लीट कर पाएंगे, पर पेपर की बात हो रही है, बहुत अच्छे से आपका इसमें अच्छा नंबर आ पाएगा। अगर एक दिन भी अगर आप समय देते हैं तो बड़े अच्छे से एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा आपको, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट टर्म वीडियोज़ में आराम से पढ़ के 55 नंबर से 60 नंबर ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती हैं, इसको पढ़ने के लिए आपके पास 5 दिन का अगर समय देते तो कर लेते हैं अगर आप, तो आपको 75% नंबर दोनों मिल जाएंगे आराम से। दोनों जगह आपको दोनों कोर्सेज ही अवेलेबल रहेगी, यहाँ दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी की बात करते हैं अगर आप, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी 6 महीने की, और यहाँ हो जाएगी लाइफ लॉन्ग, ठीक है। पेपर 1 करेंगे प्रिंसिपल, एग्जाम में 800 रुपये, एग्जाम में 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे एग्जाम में 1,000 रुपये, एग्जाम 1,500 रुपये, लीगल करेंगे एग्जाम में 800 रुपये, एग्जाम में 1,200 रुपये, कॉमन पे करेंगे एग्जाम में 2,000 रुपये, एग्जाम में यहाँ पे 3,000 रुपये, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibmedz.com।
ईमेल आई डी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।